Dr. Saurav. Good morning, sir. Good morning. How are you? Fantastic. Great. Again, a wonderful Sunday. I welcome all on behalf of Spiritual Doctors for Holistic Health. Myself, Dr. Sandeep Jot. With me is Dr. Saurav Ranjan. तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम स्वामी जी से 11-11 जो हमारा फिक्स टाइम है तो उनको तब निमंत्रण देंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेडिकेशन टू मेडिटेशन, दवाइयों से ध्यान की ओर। तो डॉक्टर सौरभ, आपके ख्याल में अगर आपको 2 लाइन में बताना हो मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन क्या नहीं है तो क्या बोलेंगे आप? मेडिटेशन विश्राम और होश, ये 2 शब्द ध्यान के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करता हूं और वो ओशो के माध्यम से मेरे जीवन में आई हैं। और आज के जो हमारे वक्ता हैं, स्पीकर हैं, वो ओशो की परंपरा से ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उन्होंने रिसर्च भी काफ़ी किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है ये। मेडिटेशन के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू को अगर जनरल पब्लिक ज़्यादा समझेगी तो उसको ज़्यादा यूज कर पाएगी। एग्जैक्टली। और मेडिटेशन क्या नहीं है? मेडिटेशन ओशो के शब्दों में, जो कि मैं भी ओशो से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ, अभी भी हूँ। अब मैं ओशो आश्रम नहीं जाता, बस प्रवचनों को सुन लेता हूँ। तो ओशो कहते हैं मेडिटेशन सीरियसनेस नहीं है, गंभीरता नहीं है। ग्रेट। जो अध्यात्म को बहुत लोग ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी में, क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी में बहुत जगह पे, सब जगह नहीं, बहुत जगह पे उसको थोड़ा सीरियस मानते हैं, लेते हैं कि मेडिटेशन जो है उसके लिए आपको बहुत नियम साधने चाहिए। ओशो ने ऐसा नहीं सिखाया। Exactly. अगर होश है भीतर तो होश से जो आए वो परफेक्ट है। बहुत बढ़िया डॉक्टर सौरभ, बहुत बढ़िया। मैं भी ओशो आश्रम जाता रहता हूँ और ओशो के डिफरेंट जो मेडिटेशंस हैं वो मेरी फेवरेट मेडिटेशंस हैं। जैसे कि सुबह की सबसे पहले डायनामिक मेडिटेशन होती है। यूजली मैं पुणे जाता हूँ या निसर्ग आश्रम जाता हूँ, तो जो एक्सपीरियंस है वो स्वामी जी इतना लंबा तो नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो एकदम जबरदस्त और इतना कमाल का है। मैं तो स्वामी जी के रिसर्च है वो सब कुछ सुनेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में मैं ये भी चाहता हूँ डॉक्टर सौरभ, क्योंकि बहुत सारी कुछ धारणाएं बन जाती हैं समय के साथ में, राइट? तो क्या चीज क्या है जो हमने सुनी सुनाई होती है, जैसे ओशो में सन्यासी क्या होते हैं, राइट? सन्यासी का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो जो कुछ बातें ऐसी होंगी वो भी मैं स्वामी से पूछने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट सेशन में मेरे को ये एहसास हुआ भी हम जो बातें कर रहे हैं कई बार वो इस लेवल की होती हैं, वो कुछ लोगों को समझ नहीं आती हैं। हम सोचते हैं सब लोग जानते होंगे उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वेडनेसडे ऐसा चांस बना, मैं अपने मेडिकल स्कूल के 5 बैचमेट से मिला, तो हमने एक मीटिंग की एक जगह पे बैठ के। तो बहुत सालों के बाद मिले थे हम लोग, लगभग 19 साल के बाद मिले थे। तो जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो उनसे मैंने जो बात करने लगा, क्या चल रहा है, तुम ग्रुप में डालते हो, जैसे हमारा एक ग्रुप बना होता है हर एक, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन का ग्रुप बना होता है या सर्विस करते हैं वहाँ ग्रुप बनता है, वैसे हमारे कॉलेज के जो हमारे बैचमेट्स हैं उनका ग्रुप बना हुआ 150। तो उनका एक क्वेश्चन सुन के मेरे को बड़ी हैरानी हुई। वो बोले ये मेडिटेशन होती क्या है, तो इससे क्या कुछ हो सकता है? दे आर डॉक्टर्स, वन इज आई सर्जन और कुछ लोग हैं वो सर्जन हैं, कुछ लोग अभी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, लेकिन बोले मेडिटेशन से क्या फर्क पड़ता है, मेडिटेशन से हमें क्या फर्क पड़ेगा, राइट? आवर लाइफ इज गोइंग गुड। और एक मेरे दोस्त ने बहुत बढ़िया बात बोली, मैंने बोला तुम भी मेडिटेशन किया करो, तो उसका जवाब सुन के डॉक्टर सौरभ आप हैरान रह जाओगे। और मेरे साथ के दोस्त है, उन्होंने इस जवाब तो सुना होगा, लेकिन मैंने बहुत दिनों बाद ये जवाब सुना। उसने बोला मरने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन कहाँ से करेंगे? तुम जानते नहीं हो संदीप, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मरने का समय नहीं है और तुम मेडिटेशन की बात करते हो। तो जब मैंने उनकी हेल्थ देखी, उनका वेट था, बहुत हाई वेट था उनका, बहुत भारी थे और उनकी आंखों में नजर आ रहा था बहुत थके हुए हैं, और वो हमारी उम्र की हैं, हम बैचमेट्स हैं। तो लेकिन 50, वो हम जैसे उम्र नहीं बताते अपनी,
जैसे हम उनसे 10 साल कम नजर आ रहे थे और वो 10 साल बड़े नजर आ रहे थे। तो जैसे एक ऐड आती थी, ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिक्का। तो मेरे मन से वैसा ही आया, ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए टॉनिक मेडिटेशन। तो आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो हमने एक मिशन के साथ डॉक्टर सौरभ चले हैं, क्योंकि आपने जैसे शुरू में बोला, जो मेडिटेशन है वो सीरियसनेस नहीं है। जब हंसते हैं, मैं मेरे ख्याल में जब हंसते हैं, जब बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, जब नेचर के साथ बैठे होते हैं, वो भी एक मेडिटेशन है मेरे लिए। जब कोई बच्चा खिलखिला के हंस रहा है, आप उसके साथ में एंजॉय कर रहे हो, वो जैसे डांस कर रहा है आप वैसे डांस कर रहे हो, एक बच्चे से आप सीखते हो मासूमियत क्या है, वो भी एक मेडिटेशन है। जिस चीज में भी होश आ गया वो ध्यान बन जाता है। एग्जैक्टली। तो क्रिया का महत्व नहीं है, प्रोसेस का महत्व नहीं है, अवेयरनेस का महत्व है। ये बहुत बड़ी बात मैंने ओशो से सीखी है। और आज हम स्वामी आत्मोनिनाद डॉक्टर विकास सेठ अपने संन्यास नेम से ही बुलाया जाना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रेम होता है गुरु के प्रति, ओशो के प्रति। तो संन्यास की बात जो डॉक्टर संदीप आपने कही, मैं भी संन्यास लिया हुआ हूँ, ओशो की परंपरा में एक्टिव नहीं हूँ। तो ओशो ने संन्यास को बहुत सहज बना दिया। पहले की परंपरा में ऐसा है कि संन्यास अगर आप लेते हैं तो आपको परिवार छोड़ना है। मतलब ओशो पाथ ब्रेकर हुए इस मामले में। तो उन्होंने अध्यात्म में संन्यास के लिए कहा, ऐसा नहीं, गृहस्थ रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी संन्यास जैसा जीवन जी सकते हो, डिटैच्ड लाइफ। ये शरीर क्षण भंगुर है, ये भौतिक जीवन क्षण भंगुर है, इसकी याद बनी रहे। तो उस सेंस में ये बात बिल्कुल सही है कि संन्यास सिर्फ कपड़े बदल लेना, सिर्फ आश्रम में रहना, परिवार से दूर हो जाना संन्यास नहीं है। पुरानी परंपराओं में उसका महत्व है, उसका यह है। लेकिन जब कोई परंपरा अपना महत्व खो देती है तो ओशो जैसे इनलाइटेंड मास्टर्स को उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, और बहुत सही है, अच्छा है। ये जो प्लेटफॉर्म डॉक्टर सौरभ, जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा पर्पज यही था, डिफरेंट जो कल्ट्स हैं, जो डिफरेंट चीजें चल रही हैं, जैसे ओशो हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, या डिफरेंट जो जो भी चीजें सिखाते हैं, मैं तो ये मानता हूँ ये सारे रास्ते हैं एक मंजिल की ओर। और हमेशा मैं ये बात करता हूँ अध्यात्म के अंदर, कुआं खोदो, एक खोदो, गहरा खोदो, 5 कुएं मत खोदो कि उसके अंदर से कुछ निकले ही नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअल शॉपिंग करते हैं। ठीक है, एक दिन इस गुरु के पास, एक दिन इस गुरु के पास, वो उसको ट्राई करते रहते हैं। उसको मैं अक्सर स्पिरिचुअल शॉपिंग बोलता हूँ, जो कि खतरनाक है। तो एक चीज को आप अगर गहरे में उतर जाओ, तो आप जिस रास्ते पे हो, जिस पर्पस के साथ आए हो, उसको आप पहुंच सकते हो। और हमारे साथ जो आज के स्पीकर हैं, वो भी उतने गहरे उतरे हुए हैं। और जिसको गुरु मिल जाए, जो उस रास्ते पे जाके चल के देखा हुआ है, पहुंचा हुआ है, वो आपका हाथ पकड़ ले, तो वो सफर और सुहाना और आनंदमय और इजी हो जाता है। तो ये एक सफर है, हम लोग सभी सफर के ऊपर है। और हमने आज से 3 महीने पहले जो सफर स्टार्ट किया था, स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ, उसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। आज हम अपने दोस्तों को शायद एक खुशखबरी भी दे दें कि नेक्स्ट मंथ से, या इसी मंथ से, हम लोग लास्ट संडे जो होगा मंथ का, उसमें एक इंटरनेशनल स्पीकर को हम लिया करेंगे। तो दिस इज अनदर स्टेप फॉर अस, एंड हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं चीजों में। और आज सिर्फ मैं डॉक्टर साहब से, विकास से यही जानना नहीं चाहूंगा भी उसके लिए साइंस क्या है। इवन जानना चाहूंगा, ओशो के बारे में जानना चाहूंगा। आपको कुछ मालूम है, मुझे कुछ मालूम है, लेकिन जो सन्यासी होता है, जो अपने गुरु के बारे में बात करता है, उस चीज के बारे में बात करता है, उससे भी बहुत सारी धारणाएं टूटती है। वो भी अपना एक पर्पस है, जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर बताना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में जो भी मिथ हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं लोगों के, अलग लोगों के पास, ओशो की एक पुस्तक बहुत विश्व प्रसिद्ध हुई और बहुत लोग सिर्फ उस पुस्तक की हेडिंग से ही ओशो को जानते हैं, जबकि वैसा नहीं है। तो वो धारणा भी आज संभवतः टूटेगी कि ओशो ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी है, एक किताब नहीं बोली है। ओशो ने तो किताब लिखी ही नहीं है,
बल्कि उन्होंने सिर्फ बोला है, और जो बोला वो छप गया। हिंदी में लगभग 100 से 150 किताबें हैं जो कि मैंने 11th-12th में से उसमें से ज्यादातर मैंने पढ़ी हुई हैं, और फिर इंग्लिश में 600 650 किताबें हैं। ऐसा भी कुछ कुछ है जो अभी ऑडियो में ही है, अभी वो बाहर नहीं आया है और बीच बीच में आता रहता है। तो अगर ओशो आश्रम जाएं तो वहां पे 1 लाख बुक्स ओशो ने पढ़ी हैं, उनकी लाइब्रेरी है, 1 लाख बुक बना के रखी हुई है उन्होंने। लाओत्सु काफी, लाइब्रेरी। एक 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 लाइफ में 1 लाख बुक पढ़नी बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने ओशो की बुक पढ़ी, बुक ऑफ सीक्रेट, 108 विधियां मेडिटेशन की, जिसको शिव जी और पार्वती के बीच की कन्वर्सेशन है, जिसको मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए भी, जो विज्ञान भैरव प्रोग्राम होता है, उसके भी मैंने 4 दिन के लिए लगाया। तो मेडिटेशन के तो इतनी विधियां हैं, 108 विधि जो शिव जी ने पार्वती को बताई, और ओशो ने उसको कितनी खूबसूरती से समझाया। और जिस आदमी ने वो बुक पढ़ ली, बहुत बड़ी बुक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप उसको 1 डेढ़ महीने में खत्म कर सकते हैं लेकिन जिसने वो बुक पढ़ ली, मेरे ख्याल में उसको और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज बुक ऑफ सीक्रेट। हिंदी में ये विज्ञान भैरव तंत्र और योग शिव सूत्र नाम से है। हमारे पास हिंदी ऑडियंस भी है, इंग्लिश ऑडियंस भी है। जब हम इंग्लिश में स्पीकर आकर बोलते हैं तो हिंदी वाले बोलते हैं कि हिंदी में सेशन होना चाहिए और जब हिंदी में होता है तो हमारे कुछ ऑडियंस कहते हैं कि इंग्लिश में हो। तो हमारे पास मिक्स्ड ऑडियंस है। तो मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें। स्पीकर से हम आग्रह करते हैं, जैसे डॉक्टर न्यूटन आए थे तो वो तो इंग्लिश में ही ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि उनसे एक दो वाक्य हम हिंदी में बात कर लें, मतलब सवाल हिंदी में हो, जवाब लैंग्वेज डजंट मैटर। मैं सोचता हूँ एक समय के बाद लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, फिर वो जो बात है वो समझ में आने लग जाती है धीरे धीरे धीरे। और सबके लिए कुछ ना कुछ हमारे चैनल के ऊपर है। तो डॉक्टर सौरभ, नियर अबाउट 11/11 कांग्रेचुलेशंस। मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उनकी इंट्रोडक्शन दीजिए। स्वामी आत्मोनिनाथ डॉक्टर विकास सेठ, लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस हैं, एमडी हैं। जब मैं एमबीबीएस का एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था तो लखनऊ में सीट लेना एक बहुत एक ड्रीम रखा जाता था कि वो इंडिया के टॉप कॉलेज में से आता है। मेरा सिलेक्शन, मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था, मैं सोलापुर महाराष्ट्र गया बट लेकिन मतलब वो एक प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। वहां से वो एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। और अभी कोरोना के टाइम में सभी लोग जान रहे हैं, पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये कोरोना के नोडल ऑफिसर्स हैं एक मेडिकल कॉलेज में, और गोरखपुर में फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी होने के साथ साथ वहाँ के वो एकेडमिक डीन भी हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी हैं और पढ़ाने के रोल में भी हैं, पेशेंट देखने के रोल में भी हैं। और इतने सारे अब मेडिकल के काम करते हुए साथ साथ ये रेगुलर लेवल पे मेडिटेशन प्रोग्राम में भी चलते हैं। जब मेरी इनसे बात हुई पिछले वीक तो उन्होंने मुझे अपना जूम लिंक भेजा जो सुबह और शाम में वो मेडिटेशन करा रहे हैं, और शाम में ओशो सत्संग होता है, उसका एक दिन मैंने ज्वाइन भी किया। तो व्यस्तता के बावजूद ध्यान के प्रति लगन और समर्पण इनकी बहुत काबिल तारीफ है। और मेडिटेशन का हमारे हार्मोन लेवल पे, खासकर कॉर्टिसोल, सीरम कॉर्टिसोल लेवल पर क्या प्रभाव होता है, इस पे इन्होंने एक्चुअल रिसर्च किया है 21 डेज ऑफ मेडिटेशन का, जो मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड है। पबमेड इंटरनेशनल आर्काइव है दुनिया में सभी देशों के मेडिकल जर्नल्स का, तो उस पर उनका ये आर्टिकल उपलब्ध है। तो हमारे साथ रिसर्चर जुड़े हुए हैं और अपने लंबे करियर में ये अलग अलग कंट्री में भी जाते रहे, अपने मेडिकल प्रोफेशन की वजह से भी और ध्यान की वजह से भी। तो लीबिया, मॉरिशस, नेपाल, कनाडा, कई कंट्री में इन्होंने ध्यान प्रोग्राम किए हुए हैं। तो स्वागत है स्वामी जी आपका।
स्वामी आत्मनिनाथ डॉक्टर विकास सेठ सर। थैंक यू डॉक्टर एस रंजन, थैंक यू डॉक्टर संदीप। मुझे इतनी खुशी हुई आप दोनों की बातें सुनते हुए। अभी जो मैं सुन रहा था, आप डॉक्टर संदीप और डॉक्टर रंजन जो बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी जो है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पहले से ही। अभी मैं सोच रहा था कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। पहले तो जो आपने बातें कहीं, उसी में से ही मैं वहीं से ही प्रारंभ करता हूँ कि जैसे आपने कहा डॉक्टर संदीप की, लोग कहते हैं कि भाई समय नहीं मिलता ध्यान के लिए, आमतौर पे हम यही सुनते हैं। और वही बंदा जो कह रहा है कि आज मरने के लिए समय नहीं है, कल को फिल्म देखने के लिए वो लाइन लगाए खड़ा हुआ है 2 घंटे जो है, और देख रहा है और ताश खेल रहा है और टीवी देख रहा है, पूछो क्या कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में प्राथमिकता देखनी है कि हमारे जीवन में प्रायोरिटी क्या है। असल बात तो वो है। एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक ने तपस्या करी, बहुत गहन साधना करी उसने, तो इंद्र प्रसन्न हो गए। ऐसी जबरदस्त तपस्या कर दी उसने, इंद्र साक्षात प्रकट हो गए, कहने लगे कि आंखें खोलो बस, मांग लो क्या मांगते हो। तो आंखें खोल ली उसने, तो वो इधर उधर देखने लगा। तो इंद्र ने कहा कि मैं क्या देख रहे हो पुत्र, मैं हूं यहाँ। तो कहने लगा वो मेनका कहाँ है। तो उसने कहा इंद्र ने कि वो तो मैंने विश्वामित्र के लिए भेजी थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या तरीका हुआ, मैं तो मेनका ही की प्रतीक्षा कर रहा था, ये डायरेक्ट आप कैसे आ गए। आप तो वापस जाइए, मेनका को भेजिए। तो ये प्राथमिकता है हमें जो तय करनी होगी हमारे जीवन में, व्हाट इज माय प्रायोरिटी। तो सबसे पहले तो टॉपिक की बात करें कि ये जो टॉपिक है मेडिकेशन टू मेडिटेशन, ये मुझे एकदम क्लिक किया जब मैंने ओशो की एक पुस्तक मेरे पास आई, फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन। और अभी मैं इसका और जिक्र करूंगा, ये पढ़ने जैसी किताब है। एक एक इसका जो पहलू है और इसका जो फॉरवर्ड है, वो ओशो ने आईएमए अहमदाबाद में डॉक्टर्स की बड़ी दीर्घा को दिया हुआ संबोधन है, जो लेक्चर है, वो इसका फॉरवर्ड है। 1970 में उस समय उन्होंने ऐसी रिसर्चेस कोट की इसमें। बल्कि डॉक्टर रंजन आप मेरा चाहे तो नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं वो पूरा का पूरा लेक्चर मैं भेज सकता हूँ अच्छी ऑडियो क्वालिटी में, क्योंकि वो बहुत रेयर है उस समय का जो डिस्कोर्स है। तो वो इसका फॉरवर्ड है। तो वहीं से ही ये बात आई खुल के, फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन। इसका अर्थ क्या है, हमारा टू मच रिलायंस ऑन द मेडिकेशन। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे ही मरीज ने बोलना शुरू किया, अच्छा मुझे चिंता रहती है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, उसने लिखना शुरू किया टैबलेट अल्प्राजोलैम। उसने कहा कि मेरे कब्जियत रहती है, उसने लिख दिया पाउडर इसबगोल। फिर उसने तीसरी बात कही कि मुझे कभी कभी डायरिया हो जाता है, टैबलेट मेट्रोनिडाजोल। वो बोलता जा रहा है और ये लिखते जा रहे हैं। सिम्टोमेटिक, हम खंड खंड व्यक्ति को देखते हैं। अब मुझे खुशी है कि विज्ञान ने आदमी को एज अ होल देखना शुरू कर दिया है, बॉडी माइंड को तो देखना शुरू कर दिया है। अभी उसके आगे की बात और होनी है, उसके लिए भी मैं आशान्वित हूं। एक प्रॉब्लम है जो इरिटेबल बावल सिंड्रोम, बहुत कॉमन पेट की समस्या है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम में आदमी को ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ऐसे होता रहता है क्रॉनिकली। उसमें आप कोई भी कॉन्स्टिपेशन की दवा दें, डायरिया की मेडिकेशन दें, कोई असर नहीं करता। एंग्जियोलिटिक एंटी डिप्रेसेंट दे दें, तुरंत असर आ जाता है 6 हफ्ते में। आप सोचिए कि माइंड इज प्रोड्यूसिंग द डिजीज। और अब तो कह रहे हैं कि 70% से अधिक बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, ये मन से पैदा हुई हैं, शरीर में अभिव्यक्त हो रही है।
माने लेडी आती है, उसको है बैकएक, लो बैक एक, और आप उसको सारे जांच करा लेते हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी और हर तरह की थेरेपी दे देते हैं, कोई असर नहीं होता। एंटी डिप्रेसेंट दीजिए, तुरंत 6 हफ्ते में असर आ जाता है। ये मन से पैदा हो रही है। तो शरीर और मन तक तो हम सोच पा रहे हैं, अभी उसके आगे का कदम और लेने जैसा है। हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो WHO ने जो अभी स्वीकारी है कि इट इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। माने इट इज ए पॉजिटिव थिंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो वो क्या पॉजिटिविटी है? एक हेल्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है स्वास्थ्य। ये इसका ट्रांसलेशन हेल्थ नहीं है, हेल्थ तो हीलिंग से बना है। स्वास्थ्य का अर्थ है स्व में स्थित है। जो स्व क्या है? शरीर स्व नहीं है, ऐसी आयुर्वेद की धारणा रही है। मन भी स्व नहीं है, उसके भी पार तुम्हारा होना है। जो स्वयं में स्थित है वो वेल बीइंग उसके अनुभव में आने लगती है। अगर कोई जूता मुझे काट रहा है पैर में, तो मैं अपने पैर के लिए अवेयर रहता हूं, पैर ही पैर मुझे समझ में आता है, होश में। अगर पैर में जूता कंफर्टेबल हो तो हम पैर के बारे में ही नहीं सोचते, भूल जाते हैं। तो शरीर का हमें वो आभास जो उसका पुल है वो नहीं रहता। हमारी चेतना शरीर के पार स्थित है, तो वो वेल बीइंग है। तो जो ये पुस्तक है फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन, इसका मैं थोड़ा सा बांटना चाहता हूं अपने मित्रों के साथ में, आपके साथ में, जो इस पुस्तक में लिखा है। जो छोटा सा मैं समराइज करके उसका जो सार है वो एक मैंने पावर पॉइंट बनाई है, उसके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। ये ओशोज विजन ऑन मेडिकेशन एंड मेडिटेशन है। ओशो की जो दृष्टि है वो समग्र है, माने नॉट ओनली मेडिकेशन, नॉट ओनली मेडिटेशन। अभी तक दो तरह के व्यक्ति हुए हैं, या तो वो दे रिलाई सोनली ऑन मेडिसिन, या फिर कुछ लोग और हैं जो कहते हैं योग से ही हो जाएगा सब कुछ, ध्यान से ही हो जाएगा। नहीं, दोनों को समाहित करना, स्वीकार करना, दोनों का अपना प्लेस है। तो जो टोटलिटी में जो अप्रोच है वो ओशो का विजन है। ये जो पुस्तक की मैं बात कर रहा हूं वो ये है फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन, जो कि सभी बुक स्टोर और अमेजॉन और हर जगह उपलब्ध है। तो इसमें जो फॉरवर्ड है वो उसकी मैं बात करूंगा। उसमें पहली बात जो ओशो कहते हैं कि मनुष्य पे बीमार, मनुष्य खुद ही बीमारी है। मनुष्य पे तो बीमारियां आती हैं, मनुष्य स्वयं बीमारी है। जो मैन इज ए डिसईज, एक बेचैनी है उसके भीतर। उसी की वजह से ही आदमी में विकास हुआ है। जिन अर्थों में आदमी बेचैन है, जो उसके अंदर रेस्टलेसनेस है, वो किसी भी पशुओं में नहीं मिलती। आदमी इस अर्थों में अलग है। तो जो ये आदमी नाम की बीमारी है, उसके बारे में दो अप्रोच रही हैं मनुष्यता की अभी तक, दो तरह से उसको एड्रेस करने की। एक तो है मेडिसिन और दूसरा है मेडिटेशन। तो मेडिसिन क्या है? मेडिसिन जो है हर एक बीमारी को अलग अलग खंड खंड देखती है। डायरिया है तो डायरिया की दवा दे देंगे, अगर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ज्यादा है हम कम कर दें उसकी तो वो ठीक हो जाएगी। अगर कॉन्स्टिपेशन है, मोटिलिटी कम है, उसकी मोटिलिटी बढ़ा दी तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो इसको खंड खंड में देखता है। मेडिसिन जो है इट स्पेसिफिकली एक्ट ऑन वन पर्टिकुलर ऑर्गन। दूसरी बात ये है, मेडिसिन इट हील्स फ्रॉम आउटसाइड। हमने बाहर से कोई तत्व लिया और वो बाहर से मुझे ठीक कर रहा है।
ये अप्रोच है मनुष्यता की, मेडिसिन की। दूसरी बात रही है मेडिटेशन, जो आदमी को एज ए टोटलिटी देखता है, मैन एज अ होल, खंड खंड में नहीं, पूरा समग्रता से। और ये आदमी को ठीक करता है फ्रॉम विद इन, फ्रॉम इनसाइड। तो एक तो बात है कि कोई चीज बाहर से भीतर काम करे और एक चीज है भीतर से बाहर काम करे, क्योंकि बीमारियां भी दो तरह की हो सकती हैं। अभी मैं गिर जाऊं अगर, तो मुझे फ्रैक्चर हो जाए, तो ये बाहर से हुई है। अब अगर मैं मेडिटेशन करता हूं कि फ्रैक्चर ठीक हो जाए जल्दी, तो नहीं हो सकता, उसके लिए बाहर से ही कुछ चिकित्सा करनी होगी। अगर मुझे फ्रैक्चर, मेरे प्लास्टर बांध दिया गया और मुझे इमोबिलाइज कर दिया गया 6 हफ्ते या 2 महीने के लिए, तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है, हो ही जाता है। इमोबिलाइजेशन इंड्यूस डिप्रेशन कहते हैं इसको, अगर किसी की लोकोमोटर फंक्शन रिड्यूस कर दिए जाएं। एक्चुअल में आपको मैं बताऊं, फार्माकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो हम लोग ड्रग्स की स्क्रीनिंग करते हैं, एनिमल्स में पहले करते हैं, फिर जानवर के बाद फिर आदमी में ट्रायल करते हैं। तो पशुओं में तो डिप्रेशन होता नहीं है। अब पशुओं में कैसे पहले तो डिप्रेशन पैदा किया जाए, कैसे किया जाता है? तो आपको मैं बताऊं, पहले जैसे चूहे को तैरा दिया गया, उसको जब वो हताश हो जाता है, अपने हाथ पैर छोड़ देता है पानी में, तो वो पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, फिर वो पॉइंट नोट करते हैं कि जब वो हताशा उसकी प्रोलॉन्ग हो जाती है तो वो एंटी डिप्रेसेंट है। ऐसे एक बंदरिया है, उसका बच्चा अलग कर लेते हैं और उसको कैमरे से देखते रहते हैं। ये मैं अपने किए हुए प्रयोग की बात कर रहा हूँ। यहाँ CDRI लखनऊ में लैब है जहाँ पे कई दवाइयां बनी हुई हैं। तो वहां पे आप देखें तो CCTV कैमरे लगे, आप बंदर के सामने भी नहीं जा सकते, क्योंकि उससे लोकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी डिप्रेशन जो है वो उसका सही आकलन नहीं हो पाएगा एंटी डिप्रेसेंट का। तो वो कैमरे लगे जो उसके फंक्शन, लोकोमोटर एक्टिविटी यानी मूवमेंट को देख रहे हैं। तो जब एंटी डिप्रेसेंट कोई कारगर है तो उसका जो मूवमेंट है वो बना रहेगा। यानी कि एंटी डिप्रेसेंट्स वो हैं जो कि हमारे अंदर जो डिप्रेशन है उसको बाहर से ठीक करती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम ऐसे हताश हो जाते हैं तो जो शरीर और मन जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। अगर आपने इमोबिलाइज कर दिया किसी को, तो उसके जो सिक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन और डोपामिन है, नॉरएड्रेनालिन, वो कम हो जाएगा। तो उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो एक ये तरीका है। दूसरा है मेडिटेशन। अभी जो मैंने बात करी कि डिप्रेशन है और उसको हो जाता है लो बैक एक, वो क्यों होता है? मन की चीज जो है शरीर में अभिव्यक्त हो रही है। तो अगर हम मन को ट्रीट करें तो शरीर उसका अनुगमन करेगा। तो एक ये अप्रोच है। ओशो की अप्रोच है मेडिसिन प्लस मेडिटेशन। अब मैं बात करता हूं, मैन इज ए साइकोसोमैटिक एंटाइटी, बॉडी माइंड टुगेदर। ऐसे खंड खंड नहीं, जो भी चीज, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे हाथ भी हिल रहे हैं। अभी तो ये स्लाइड चल रही है तो आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं शायद। तो मेरे पूरा, जब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं तो मेरा शरीर भी अभिव्यक्ति दे रहा है। तो मन और शरीर जुड़ा हुआ है। स्वामी जी, जब आपका स्लाइड चल रहा है तब भी आप दिखते हैं साइड में। अच्छा, दिख रहे हैं? हाँ। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है। अब क्या है कि बॉडी और माइंड, हमने कहा कि 70% से अधिक बीमारियां तो हमारे मन से पैदा हो रही हैं। तो एक क्या हुआ, मैं आपको किस्सा सुनाऊं। एक मरीज आया जो है डॉक्टर के पास, कहता है साहब जो है मेरे ये जो हाथ में जो है इतना दर्द हो रहा है साहब, ये मूव नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने पूछा कितना मूव हो रहा है? मैंने कहा बस अब इतना इतना ही मूव हो रहा है ऊपर। तो डॉक्टर ने कहा अब इतना मूव हो रहा है, पहले कितना मूव होता था? मैंने कहा पहले तो पूरा ये मूव होता था। तो उसको खुद पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। से पैदा हो रही हैं बीमारियां। ऐसे एक किस्सा मुझे और याद आया। एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर के बाहर
अच्छा, मैं अभी इस स्लाइड को मिनिमाइज कर देता हूं। ये स्लाइड मिनिमाइज हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ये इसको मैं बंद कर दूं तभी ये जाएगा? हो गई। मैं भी अच्छा, होस्ट के होने के नाते कर सकता हूँ। हाँ। तो क्या हुआ कि एक सुंदर सी डॉक्टर बैठी हुई थी और एक आज पेशेंट जो है देखे जाए उसको जो है बाहर से, तो वो देख रही है कि जो ये बाहर ये आदमी झांक रहा है और वो आदमी बार बार आके देख रहे घूर रहा है। तो वो झल्ला गई लड़की, कहने लगी ये क्या तुम बाहर बाहर बार बार देख रहे हो, बाहर से जो है घूर रहे हो। तो उसने मरीज ने कहा कि साहब आप ही ने तो बाहर लिख रखा है कि देखने का समय 9 से 12 है। तो सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अब उसकी ये समझ है। तो मित्रों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ओशो की जो दृष्टि है, वो कहते हैं कि साधना की भी पहली सीढ़ी शरीर है। यू बिगिन फ्रॉम द बॉडी। जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, जो उनकी जो टेक्निक है जैसे डायनेमिक मेडिटेशन और दूसरे एक्टिव मेडिटेशंस हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग उससे इतना परिचित हैं और उसका बेनिफिट्स इतने यू आर वेल अवेयर ऑफ। तो वो बॉडी से स्टार्ट होते हैं। तो उनकी जो दृष्टि है उसको मैं 3 भागों से प्रस्तुत करता हूं। एक तो है कि राइट एक्सरसाइज, दूसरी है राइट डाइट, और तीसरी है राइट स्लीप। माने सम्यक व्यायाम, सम्यक भोजन और सम्यक निद्रा। ये शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो जब वो स्वयं शिविर लेते तो पहले प्रारंभ तो यहीं से करते कि आपके जहां आप हैं शरीर आपका स्वस्थ हो, फिट हो, वहां से बात आगे शुरू होगी। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो मार्शल आर्ट आई, हम लोग सोचते हैं कि ये किसी से लड़ने के लिए उपयुक्त होती है। नहीं, ये बॉडी को फिट करने। ये बोधि धर्मा ने ये वहां पे चाइना में लाए। जब वो यहाँ से बुद्ध के शिष्य गए, उन्होंने देखा वो चीन में जो लोग हैं वो तो आप आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं और वो ऐसे झपकी खाए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि पहले तो इनका शरीर जो है ताई ची भी ऐसे फिट हो। स्टार्ट हुई थी स्वामी जी। जी, ताई ची और मार्शल आर्ट ऐसे स्टार्ट हुए थे एग्जैक्टली। यस, ताई ची ऐसे स्टार्ट हुई। ताई ची का मतलब है बीइंग अवेयर ऑफ योर बॉडी। ये और जो मार्शल आर्ट उन्होंने जो लाए कि हाउ योर बॉडी शुड बी फिट, तो वहीं से ही प्रारंभ करना होगा। तो पहली चीज तो है सम्यक व्यायाम। अभी क्या है हमारे जीवन में, व्यायाम तो कहना चाहिए एकदम मिनिमाइज, कम से कम हो गया है सबसे आखिरी चीज। अब खास तौर से ये लॉकडाउन जो चल रहा है, तो उसमें तो आदमी वैसे ही घर में बंद जैसे हो गया। और आपको पता है आपके लिए रिकमेंडेड है कि जैसे मेरे लिए इसमें आपके मोबाइल में और ये जैसे स्मार्ट वॉच, इसमें लिख के आता है कि आपको कितने स्टेप्स चलने हैं। कम से कम 7,500 स्टेप एक नॉर्मल एवरेज आदमी को चलने हैं। और आप कितना चलते हैं इसमें देख लीजिएगा, आपके मोबाइल में स्टेप ट्रैकर होगा कि आप कुल मिला के पता चले 1000 ही स्टेप चले, 2000 स्टेप चले। अब शरीर तो बना है व्यायाम के लिए और आप बैठे हुए हैं, आपकी कार्यशैली ऐसी है। तो आप सोचें कि आप ध्यान में गति कर लेंगे सीधे, संभव नहीं है। पहले तो आपकी बॉडी शुड बी फिट। तो उसके लिए जो है, जो ये डायनेमिक मेडिटेशन है, अभी मैं ये वॉच पहन के करता हूं, इसमें मैं देखता हूं कि ये मेडिटेशन के बाद इसमें 5,500 स्टेप आ जाते हैं। माने इट इंक्लूड्स ऑल योर जो है एक्सरसाइज, पूरा वॉकिंग जॉगिंग सब कुछ आ जाती है। कैलोरी इसमें जो है 75% कैलोरी जो है आप यूज कर चुके होते हैं, जितनी आपको खर्च करनी है पूरा दिन में। तो जो ये डायनेमिक मेडिटेशन है, इसमें आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, पूरा प्राणायाम हो जाता है, कैथारसिस हो जाती है। अच्छा, कैथारसिस जो है, जो लोग ध्यान से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, उनके लिए भी मनोचिकित्सक पहले कह रहे हैं कि ये आप करिए।
आपको पता है कि गुड़गांव में एक कैथारसिस कैफे शुरू हो गया है। अब जो वहां पे काम करते हैं फैक्ट्री में, बॉस ने हड़काया खूब जम के उसको, और वो इतना मतलब बेचैन हो गया अब, लेकिन बॉस के आगे तो कुछ कर नहीं सकता, करे क्या, इतनी बेचैन उसके अंदर, इतनी पीड़ा कि वो काम नहीं कर पा रहा है अपना, करे क्या। तो वो कैथारसिस कैफे उन्होंने कि आप यहाँ आके वो पूरा उनको तकिया देते हैं, पूरा साउंड प्रूफ वो देते हैं, और कहते हैं आप अपने बॉस की फोटो यहाँ लगा दीजिए, और आपकी बॉस की फोटो आप छाप देते हैं इस तकिए पे, आप इसको पीटिए कूटिए खूब, और आदमी आधे घंटे में ही, उसका पर आवर चार्ज है उस केबिन का, इतना रिलैक्स हो जाता है कि वो अद्भुत सरलता अपने भीतर अनुभव करता है। अच्छा, ये जो है आप खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा, अभी तो आपको सिर्फ बात ही लग रही है। तो मैं कहूंगा कि आप कुछ मिनट का एक ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देखिए। जैसे अभी मैं कहूं आपसे कि आप शांत हो जाइए, तो बड़ा मुश्किल है, और अभी मैं स्टार्ट करूं वहां से जहां हम हैं, टेंशन से, तो फिर रिलैक्सेशन उसकी पृष्ठभूमि में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कैसे, देखिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं आपको कहूंगा, जस्ट 5 minutes यू डू इट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप जो है अभी, मैं जब कहूंगा स्टार्ट, तो ये करिएगा कि आप अपने हाथ ऐसे सुकोड़ लीजिए, एकदम भींच लीजिए, है। एक वर्ड है भींचना, एक होता है खींचना और एक होता है भींचना पूरा। और अपने जो सारा तनाव ले आइए अपने जॉ मसल्स पे, अपने हेड पे, अपने पूरे शरीर पर, पूरा, जस्ट फॉर 1 minute यू डू। जब मैं कहूंगा स्टार्ट तब आप स्टार्ट करेंगे, और जब मैं कहूंगा छोड़ दीजिए तो फिर आप बिल्कुल छोड़ देंगे। देखिए कि आपके भीतर क्या होता है। तो आप मेरी बात समझ गए? सभी को करनी, आप जब करेंगे तभी आपको महसूस होगा। अगर आप दूसरे को देखेंगे तो दूसरे के भीतर क्या हो रहा है वो तो अपने को पता ही नहीं चलेगा। तो आप एक ये छोटा सा प्रयोग करके देखिए, 1 मिनट के लिए। मैं कहूंगा, आप जब कहूंगा जब कि स्टार्ट, तो बिल्कुल आप खींच लेंगे एकदम। यस, स्टार्ट। खींच लीजिए अपने आप को, पूरा तनाव ले आए, पूरे हाथ खींच लें, पूरे पैर खींच लें, पूरा तनाव ले आए, सर पूरा खींच लें, अपने खींच लें, पूरी तरह से खींच लें, खींच लें, खींच लें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। आंख बंद कर लें। भीतर अनुभव करें, सब शांत हो गया है। अनुभव करें ऐसी शांति, प्रगाढ़ शांति, सब शांत हो गया है। ये शरीर अनुभव करें, आपका शरीर भी रिलैक्स हो गया है, शरीर और रिलैक्स हो रहा है। महसूस करें, मेरे साथ अनुभव करें, शरीर शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, श्वास भी शांत हो रही है, सांस भी शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, शरीर शांत हो रहा है, श्वास भी शांत हो रही है, मन भी शांत हो रहा है। और आप देख रहे हैं शरीर आराम से बैठा हुआ है, और आप देख रहे हैं शरीर शांत हो रहा है, शरीर शांत हो गया है, और आप देख रहे हैं
श्वास शांत हो गई है और आप देख रहे हैं मन शांत हो रहा है और आप देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। ये देखना साक्षी भाव ध्यान का मूल है। अब आंखें खोल ले। ये देखना, इसको संस्कृत में कहते हैं पश्य और पाली में कहते हैं पस्य। विपस्सना बुद्ध का ध्यान प्रयोग है, जो कि शुद्धतम ध्यान प्रयोग है। विपस्सना का अर्थ होता है मुड़ के देखना, बस देखना, अपने शरीर को देखना, अपने मन के विचारों को देखना, अपनी संवेदनाओं को देखना, जो भी भीतर हो रहा है अनुभव करना, जो भी बाहर हो रहा है उसके साक्षी होना। ओशो की दृष्टि है ये बहुत सरल हो जाता है जब आप सक्रिय ध्यान करते हैं, तो ये अपने आप होता है, कोई चेष्टा नहीं। अभी ध्यान की जो और परंपराएं हैं, जो साधना की और पद्धतियां हैं, उसमें और ओशो की जो पद्धति है उसमें ये मौलिक भेद है। जो वो स्टार्ट करते हैं वो सीधे जो शिथिल वाले ध्यान हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन से करते हैं, विपस्सना से ही शुरू करते हैं या रिलैक्सेशन से शुरू करते हैं। वो अप्रोच आज की कंटेम्पररी आदमी के लिए उपयुक्त नहीं है। हम जहां हैं वहां से स्टार्ट करना है। जो पहले का समय था, जो विपस्सना का समय था ना, उस समय टीवी था। टीवी तो आप अपने जीवन में याद कर लीजिए, जब आप छोटे थे तो कितना टीवी था। वही कुल मिला के दूरदर्शन आता था, 2 घंटे आपने देख लिया, वो रात्रि विचार बिंदु वहीं तक के, वहीं बिंदु आखिरी। तो उस समय जो आपकी माइंड के ऊपर बम्बार्डमेंट था इंफॉर्मेशन का, और अब है जो आप, बहुत फर्क आ गया है इसमें। आपके मोबाइल में लगातार आप बम्बार्ड किए जा रहे हैं अपने माइंड के ऊपर, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है एकदम। तो वही सेम ध्यान की पद्धति नहीं काम कर सकती। आप खुद ही देखिए, आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, आपके दिमाग में जस्ट वही विचार आता रहता है जो अभी जस्ट पहले का था। तो वहां से स्टार्ट करना जहां हम हैं। बॉडी के मामले में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो आपके भीतर जो न्यूरॉन्स हैं वो उतने ही रहते हैं बाद तक के। न्यूरॉन्स में कोई डिवीजन नहीं होता। न्यूरॉन्स का नंबर, ना उसमें हाइपरप्लेजिया होता है ना उसमें हाइपरट्रॉफी होती है। मसल में तो आप मसल की एक्सरसाइज करें तो ये हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया भी हो जाएगी। आपके लिवर में जो आधा काट दिया जाए फिर से रिग्रो कर जाएगा। आपकी किडनी 1/4 भी काम करे तब भी काम आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन न्यूरॉन्स जो है वो आपको जो बर्थ पे दिए जाए वही हैं। अभी क्या हुआ है कि हमारी बॉडी का हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपने माइंड को एग्जॉस्ट किए दे रहे हैं। नतीजा, आज का आदमी डिप्रेशन, उसके अंदर एग्जॉस्ट हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन एकदम खत्म हो रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, एकदम डिप्रेशन में जा रहा है आदमी। हमें देखता हूँ हर तीसरा चौथा आदमी डिप्रेशन या कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम से। आपको एक जान के हैरानी होगी, बात जान के, कि एनाल्जेसिक्स की सेल नंबर 1 है, दवाइयां सबसे ज्यादा बिकती है दर्द की। नंबर 2 पे ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं जो मन पे काम करती हैं। ये एंजियोलिटिक जो एल्प्राजोलम मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयों में से है। अब तो लोग कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, इसको तो पानी की टंकी में मिला देना चाहिए, पूरी जनरल सप्लाई में सबको इतना ज्यादा है। तो ये मन जो है वो हम उसको बम्बार्ड किए जा रहे हैं, एग्जॉस्ट किए जा रहे हैं, और बॉडी हमारी एकदम ढीली। असल बात ये, बॉडी हमारी एक्टिव हो और माइंड एकदम कूल साइलेंट, तो एक जो स्टेट होती है जो परफेक्ट मिलियू, जो बैलेंस की, तो वो ओशो के ध्यान से संभव है। विपस्सना ध्यान, जैसे मैंने कहा, आज का आदमी करे उसका माइंड भी कूल होगा, बॉडी भी फ्रीज होने लगेगी।
ओशो के ध्यान में एक खास बात है कि बॉडी को तो एक्टिव रखती है, क्रिएटिव रखती है, और माइंड को एकदम कूल रखती है। शरीर एकदम गर्म और मन बर्फ की तरह ठंडा। तो ये एक देन है जो यूनिक ओशो की। तो मैं बात कर रहा था सम्यक व्यायाम, जो कि मिस हो गया हमारे जीवन से। दूसरी बात है सम्यक आहार। आहार की मैं आपको बधाई दूंगा। पिछला जो सत्र था मैंने खुद अटेंड किया था, आपका आहार के ऊपर ही था। वो जो वक्ता थी बहुत अच्छा उन्होंने बोला, वाचिनी भट्ट जो डॉक्टर थी, उन्होंने आहार के विभिन्न बिंदुओं पर लिया उन्होंने बात। आपके YouTube पर भी वो मैंने देखा है उपलब्ध अभी। उन्होंने सात्विक आहार और राजसिक आहार और तामसिक आहार सब पूरी बात करी उन्होंने, बहुत अच्छी। एक दो बातें उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ आहार के बारे में। जो ओशो की दृष्टि है वो मैं शेयर करता हूँ कि जैसे क्या हम खाएं, ये तो महत्वपूर्ण है ही। वो तो एक साइंटिस्ट ने बताया ही है, ओशो ने वो रिसर्च कोट करी, बैकनिंग फूड और हमिंग फूड, कि कुछ भोजन जो है वो हमारे शरीर से तारतम्य करते हैं, माने आपकी बॉडी उससे पोषित होती है, और कुछ हैं जो आप देख के टेम्प्ट होते हैं, बैकनिंग। ये दो क्लास हैं फूड के। तो जैसे आप आंख बंद करके बैठेंगे, हो सकता है आपको लगे कि मुझे पानी पीना है, वो हमिंग फूड है आपके लिए। और आप ऐसे अपने से कनेक्ट नहीं है, आप टेबल पे जाके देखते हैं पानी की बोतल रखी है, एक कोका कोला की बोतल रखी है, संभावना ये है कोका कोला की बोतल आप उठा लें। वो बैकनिंग फूड है। वो आपको तृप्त नहीं करेगा भीतर से, लेकिन वो टेम्प्ट करेगा आपको। तो हमिंग फूड और बैकनिंग फूड दो क्लास है। तो ओशो ने ये कहा कि आप अपने से कनेक्ट हो जाते हैं जब, तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपके लिए अनुकूल है। कौन बताता है इन पक्षियों को कि क्या वो खाएं क्या ना खाएं? कौन बताता है इस भैंस को कि किस चीज में विटामिन है कि किस में नहीं है विटामिन? वो भी एक खास तरह की घास खाएगी, सब तरह की घास भी नहीं। आप भैंस के आगे आइसक्रीम रख दीजिए, बिल्कुल मना कर देगी। तो और हम सब भूल गए। आपको लोग मिलेंगे कहते हुए कि भाई हम तो सब कुछ खा लेते हैं। अरे सब कुछ खा लेते हैं, आपका पेट है कि डस्टबिन है? कॉकरोच ही खाता है सब कुछ। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से हमिंग नहीं देख रहे कि आपकी बॉडी में क्या चीज छंदबद्दता लाएगी आपके भीतर। तो आप कुछ क्षण के लिए खाने से पहले आंख बंद करके बैठ जाएं और भीतर एक छोटा सा प्रयोग करें, तो आप भीतर अपने इनसाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। जो भीतर अपनी हल्की सी आवाज है, हम वो नहीं सुन रहे, अपने मन के कोलाहल में इतने उलझे हुए हैं कि हमें वो हल्की सी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। तो मैं कहूंगा 1 मिनट के लिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या हमिंग है इस समय। 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट आप आंख बंद कर लीजिए और भीतर हमिंग करिए ऐसे। देखिए, आंख बंद कर लीजिए। अब अपने भीतर देखें, अनुभव करें, अपने अंतरतम से जुड़ गए। आपका क्या खाने का मन कर रहा है, क्या पीने का मन कर रहा है, स्वयं अनुभव में आ जाता है। अब आप आंख खोल लीजिए,
एक पहलू है कि व्हाट वी ईट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ वी ईट। जो पिछली वक्ता थी उन्होंने ये चीज कही थी कि कौन व्यक्ति जो बनाता है किस भाव दशा में बनाता है, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल निश्चित वो भाव उसमें जुड़ जाते हैं जो वो बना रही है, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, आपके माँ ने जो बनाया है, वो उसके भाव जुड़ जाते हैं उसमें। ये आपको हैरानी होगी जान के, जो कुक हैं वो तो सारे मेल्स हैं। अच्छे से अच्छा कुक होगा, उसके भी घर में उसकी वाइफ बना रही है खाना, क्योंकि वो जो दे रही है वो डीप नरिशमेंट कर रहा है। और इससे भी ज्यादा एक चीज और महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव दशा में उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये पहलू मैं ऐड करना चाहता हूं। आप आज जब खाना खाएं, भोजन करें, तो आप बस आंख बंद कर लें और जब खाएं उसको भीतर अनुभव करें। वो धन्यवाद का भाव कि प्रभु की अनुकंपा, उसने मुझे ये भूख दी और उससे पहले भोजन उपलब्ध कराया। तो उस धन्यवाद के अहोभाव में आप ग्रहण करें, उसको पूरे प्रेम में आत्मसात करें, और होश भीतर जगा रहता है कि ये शरीर में जा रहा है भोजन और आप देखने वाले हैं। तो ये गहन ध्यान का अनुभव दे जाता है। ऐसी ही भाव दशा में उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, द फूड इज गॉड। तो दूसरी बात मैंने कही सम्यक भोजन। तीसरी बात है सम्यक निद्रा। निद्रा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। अभी आदमी इतनी भागम भाग में पहली चीज वो सैक्रिफाइस करता है अपनी नींद, या तो वो उसको सबसे आखिरी में रखता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सम्यक निद्रा। तो निद्रा सम्यक हो, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ स्लीप, नॉट ओनली क्वांटिटी। आप किस भाव दशा में नींद में जाते हैं। आम तौर पे मैंने जो देखा है, टीवी देख रहे हैं, वो भयानक डरावना, और समाचार ही देख रहे हैं। समाचार में भी आप ये देखिए कि कितने निगेटिव हैं। आज ही आप देखिएगा 100 खबरें जो सुनाते हैं उसमें कितनी पॉजिटिव है और कितनी निगेटिव है। 90 से ज्यादा आपको मिलेगी निगेटिव। आप उसको लोड कर लेते हैं और ऐसी भाव दशा में आप सोते हैं, तो आपकी निद्रा आपको नरिश नहीं करती। कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, डीपली रिलैक्सिंग नहीं है इसमें। यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। आप किस अवस्था में, किस भाव दशा में नींद में प्रवेश कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही अपने अनुभव से जानते होंगे, विद्यार्थी जानते हैं, सोते पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, पूरी रात परीक्षा के आसपास ही घूमते रहते हैं, और जिस भाव दशा में आप सोते हैं उसी भाव दशा में उठते भी हैं। आप पाइएगा कि जो आखिरी विचार था जो रात में सोते समय, वो जब उठे हैं तो पहला विचार है। पूरी रात उसके आसपास विचार की चेतना घूमती रहती है। तो राइट स्लीप, पहले के जमाने में कहा जाता था कि हम कोई पवित्र ग्रंथ अपना पढ़ के सोएं, कोई शुभ बात सुन के सोएं, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ओशो ने कुछ ध्यान की विधियां दी हैं कि उस रात्रि ध्यान करते करते सोएं, तो पूरी रात जो ध्यान का एक प्रयोग हो जाता है। आज के आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि ध्यान के लिए अधिक समय दे सके, तो अगर उसकी निद्रा ही ध्यान में रूपांतरित हो जाए तो सबसे बहुमूल्य चीज है ये। 8 घंटे आदमी सोता है, 1/3 अपने जीवन में, तो वो अगर नींद में जो है हमारी ध्यान में रूपांतरित हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है साधक के लिए। तो ये गाइडेड मेडिटेशन है। डॉक्टर रंजन, आप जो है मेरा जो यहाँ चैट है या कहीं पे भी आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा, तो मैं मित्रों से शेयर कर सकता हूँ। वो जो नाइट आपने जो एक बात मुझसे कही थी कि नाइट कैसे स्लीप जो है हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाए मेडिटेशन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो मैं शेयर करना चाहूंगा ओशो की जरूर स्वामी जी संबंध में। हाँ, जी, हमने तो मैंने ये 3 बातें कही आपसे। राइट एक्सरसाइज
राइट फूड एंड राइट स्लीप, ये 3 चीजें सज जाएं तो भी साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी जीवन एक अभूतपूर्व आनंद से की उपलब्धि करता है। ध्यान में जाए शरीर मन के पार तो करता ही है, इतना ही सज जाए तो भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। दूसरी बात है कि मन की, शरीर के पार फिर मन है, तो मन के पार कैसे जाएं? मन तब पार जाता है जब मन शुद्ध हो। अभी जैसा मन है हमारा, अशुद्धियों से घिरा, विचारों का एक झंझावात है, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता, ऐसा हमारा मन है। ऐसे मन को लेकर अगर हम सोचे कि हम परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो संभव नहीं है। ऐसा ट्रैफिक, कांस्टेंट ट्रैफिक ऑफ थॉट्स, डू यू कॉल इट हेल्दी माइंड? नो। जो रश ऑफ थॉट्स है, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? ओशो ने एक बहुत सिंपल सी विधि बताई। जो डायनेमिक मेडिटेशन है ये तो करता ही है बहुत डीपली, एक छोटी सी विधि बताई है उन्होंने, और वो उन्होंने ली है एक ईसाई जो परंपरा है। अच्छा, ओशो ने जो विधियां ली हैं वो अलग अलग परंपराओं से आज हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं। जैसे विपस्सना, ये बुद्ध की धारा से लिया हुआ, उन्होंने आज के लिए हमें जो है अनुरूप बना दिया एकदम, कि हम आज विपस्सना करते हैं और एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और जो जिब्रिश है ये लिया है वहां से, ईसाइयों की तरह। अभी जो आपने प्रयोग किया हमिंग का, ये तिब्बती परंपरा है हमिंग की। और जो ये जिब्रिश है ये ईसाइयों में ग्लॉसोलेलिया इसको कहा जाता है, यानी जबान की ग्लॉस जो होता है वो जबान, लेलिया माने लैंग्वेज। तो ये अपरिचित अनजान भाषा हम बोलते हैं। जैसे चाइनीज बोलिए, अगर आप चाइनीज नहीं जानते हैं, अगर आप जर्मन नहीं जानते हैं तो जर्मन बोलिए, अगर जानते हैं तो फिर इटालियन सही रहेगी। तो ऐसी भाषा में बोलिए जिनका आपके लिए कोई अर्थ नहीं है। और आप अभी करिए, मैं कहता हूं बस 30 सेकंड के लिए करिए, और आपको तुरंत ग्लिम्स ऑफ नो माइंड, जो मैं बात कर रहा हूं, खुद एक्सपीरियंस में आ जाएगी। तो जब मैं कहूंगा स्टार्ट, तो आप स्टार्ट करिएगा। जब आप फील करेंगे तभी मेरी बात का आप भरोसा कर पाएंगे, जब आपका खुद का अनुभव। ये ओशो की बात में एक यूनिक चीज है। वो कहते हैं मेरी बातों को मानो नहीं, उसको प्रयोग करो। ये तुम्हारा जो शरीर है अद्भुत प्रयोगशाला है, तुम स्वयं प्रयोग करो, और जब तुम खुद पाओ तभी उसको मानना। और जब वो मानना नहीं है, वो तो जानना है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा स्वयं का अनुभव हो गया। तो अभी जब मैं स्टार्ट कहूंगा तो आप वो प्रोसेस शुरू करेंगे जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। आप करिएगा इस चीज को, और जब मैं कहूंगा स्टॉप तो बिल्कुल रुक जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, और फील करिएगा क्या होता है आपके मन के भीतर, आपके शरीर के भीतर क्या होता है, व्हाट यू फील। फिर मुझसे शेयर करिए। तो ये जो है, इसमें जब मैं कहूंगा स्टार्ट तो आप ऐसे अनर्गल बोलेंगे जैसे कि टेप रिकॉर्डर में मैं 2 बटन एक साथ दबा दूं तो जैसे कि आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? शब्द एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है, क्या बात कही जा रही है। ऐसे बोलेंगे लगातार, कोई पॉज का बटन नहीं है। लगातार 30 सेकंड तक आपको लगातार बोलना, और जोर से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वॉल्यूम फुल, ताकि पूरी टोटलिटी से आप टोटल तभी होते हैं जब आप पूरी 100% देते हैं उसमें। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो ऐसे धीमे धीमे नहीं बोलते, कि ऐसे धीमे धीमे आराम से बोला, एकदम जोर जोर से बोलने लगते हैं, तो टोटलिटी आपकी तब आती है। तो आप पूरा टोटल हो जाएं 30 सेकेंड्स। आपके आसपास लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे आपको? पागल कहेंगे ना। वैसे भी लोग आपको होशियार नहीं समझते हैं, हम आपको बताएं, लोग तो अपने को होशियार समझते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है 30 सेकेंड तक अपने आप को आजादी दें टू गेट आउट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आप जब मैं कहूंगा स्टार्ट तो ऐसे बोलना शुरू करेंगे अनर्गल, और आंख बंद कर लीजिए,
डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटर, जस्ट कनेक्टेड फ्रॉम। मेडिटेशन का अर्थ है बी कनेक्टेड टू योरसेल्फ। तो ऐसे जोर जोर से बोलेंगे और जब मैं कहूंगा स्टॉप तो रुक जाएंगे। तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। यस यस यस। अच्छा, तैयार होने से पहले मैं एक जोक शेयर कर देता हूं, मुझे बिल्कुल ख्याल आ गया। क्या होता है आर्मी में, जब भी जाते हैं लड़ाई के लिए तो पूछता है कमांडर कि तैयार हैं, कोई शक? तो उनकी तो पूरी ट्रेनिंग है शक को मिटाने की, उनके कि दाएं मुड़। अब दाएं मुड़ने में कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको हटा देना कि कोई शक ना हो, सीधे आपके उसको फॉलो करना। कैथारसिस की जरूरत क्या है आपके नजरिए से? व्हाई कैथारसिस नीडेड? डॉक्टर सौरभ, जहां तक मैं समझता हूँ कैथारसिस हमारे अंदर कोई भी पेन होता है, ओल्ड मेमोरी होती है, वो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग मसल में, अलग अलग उसकी मेमोरी रहती है, एक तरह से वो ब्लॉक रहता है। कैथारसिस का मतलब क्या है? उसको रिलीज करना। आप चिल्ला के कर सकते हैं, आप बोल के कर सकते हैं, आप जिब्रिस के ढंग से कर सकते हैं। तो कैथारसिस जो है उसको सिगमंड फ्रॉयड ने भी बहुत बड़ा नाम दिया है और उसने कैथारसिस अलग एक थेरेपी स्टार्ट की है। और जैसे हम जानते हैं ओशो अपने प्रवचन के अंदर कैथारसिस का बहुत बड़ा रेफरेंस देते हैं, और आप हील बुक भी दिखा रहे हैं, तो मैं आपके बोलूंगा आप भी जो हील बुक के अंदर कैथारसिस जो रिलीज है, इसके बाद जो डिजीज का रिवर्सल होता है उसके बारे में आप बताएंगे। हमारा समाज जो है ये बहुत विचित्र है। यहाँ पर इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आजादी हमारे परिवार में, हमारे सोसाइटी में बहुत नहीं है। बहुत बार लड़कों कहा जाता है लड़के रोते नहीं हैं, मर्द रोता नहीं है। सोसाइटी के नियम है कि सभ्य जगह पे हमें ज्यादा जोर से नहीं हंसना है। तो ये अलग अलग जो इमोशन के सप्रेशन होते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्लॉकेज बनते हैं। तो हील किताब में इसलिए दिखाया था क्योंकि ये किताब मुझे बहुत पसंद है। इस पे मैं यूट्यूब वीडियो भी बना रहा हूँ, मैंने पीडीएफ समरी बनाई है। कैंसर पेशेंट्स में रेडिकल डिमिशन पर हार्वर्ड की कैंसर रिसर्चर केली टंडन ने काम किया है। तो 7 फैक्टर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें स्टेज 4 के कैंसर भी पेशेंट भी विदाउट मेडिकेशन, और वैसे मेडिकेशन जिसको मेडिकल नहीं मानता कि ऐसे ठीक हो सकता है, वो ठीक हुए हैं। तो उस 7 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी आता है अपने सप्रेस्ड इमोशन को खाली करना है। चलो स्वामी जी आगे हैं, तो ये कैथारसिस के साथ में हमें जो अपने इमोशंस उसको खाली करेंगे और हम सब एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ डॉक्टर रंजन, आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। ऑडिबल एज वेल एज विजिबल। अच्छा ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। पहले तो मैं माफी मांग लूं, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। इंटरनेट का जो है आज सुबह से ही जो है ये बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं सर। तो जी जी, तो अच्छा मैं था वो जोक सुना रहा था जो। तो क्या होता है कि कमांडर जैसे आर्मी में बुलाते हैं ना कि अपने मनोरंजन के लिए, जैसे गेस्ट आर्टिस्ट को बुलाते हैं, एक्टर को बुलाते हैं। एक बार हास्य कवि को बुलाया उन्होंने आर्मी में, तो उसने हास्य कविताएं पढ़ी। तो लोग जो सुन रहे, जो आर्मी के जवान एकदम स्तब्ध बैठे, और वो बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं जो हंसी मजाक की सुनाए जाए, और सुनने वाले सब एकदम स्तब्ध। और उसको भी आश्चर्य हुआ कि लोग तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, ये कविताएं जो बाहर कहीं सुनाता है वो इतनी वो मजेदार कविताएं सुना रहा है, लोग हंस नहीं रहे, जो है एकदम स्थिर बैठे हैं। तो जब उसकी कविता पूरी हो जाती है तो फिर वो आता है, और तब फिर कमांडर जो है उनका स्टेज पे आता है, कहता है जवान अब हंसेगा। तो फिर जवान हंसते हैं। तो हमारे भीतर भी सब कमांड से ही होता है। भीतर जो है हमारे, जो हमारा सचेतन मन है, वो हमें कमांड दिया जा रहा है अवचेतन मन को, और अवचेतन मन से ही हमारा शरीर रेगुलेट होता है। जो अभी आपने प्रयोग किया कि जब आपको मैं सुझाव देता जा रहा हूं
कि आपका शरीर शांत हो रहा है, आप उस सुझाव को ले रहे हैं, तो शरीर अनुगमन करता है उसका। वो कमांडर है आपका माइंड जो, उसके भीतर पीछे भी एक और आर्मी चीफ है, उसकी बात मैं अभी आऊंगा बाद में। तो जो हिप्नोसिस का प्रयोग है वो मुख्यतः यही है कि जो आपके भीतर जो मन के जो भाव, जो विचार हैं, वो शरीर में अभिव्यक्त होने लगते हैं, और आपके अगर अवचेतन मन जो कि ज्यादा शक्तिशाली है 90%, उसमें कोई विचार पड़ गया तो वो बहुत आसानी से शरीर में अभिव्यक्त हो जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि अभी हम लोग एक प्रयोग करेंगे, जस्ट 1 मिनट का प्रयोग है। 30 सेकेंड्स का पहला स्टेप जब आप जिब्रिश बोलेंगे, और 30 मिनट्स आप फील करिएगा। तो जब मैं स्टार्ट कहूंगा तो आप जिब्रिश बोलेंगे अनर्गल, जैसे कि चाइनीज में बोल रहे हैं, और खेल खेल में, और सबको पीछे छोड़ देना है ऐसा। तो आंखें बंद करके आप अनर्गल बोलेंगे, जब मैं स्टॉप कहूंगा तो बिल्कुल रुक जाएंगे, तब फिर आप अपने भीतर आप अनुभव करेंगे। ठीक है, सब तैयार हैं? कोई शक? यस सर। जवान ध्यान करेगा? यस सर। ओके, स्टार्ट। आंख बंद कर ले, जोर से जिब्रिश। नहीं, धीमे धीमे नहीं, जोर से। अपने हाथ को भी झटके, अनुभव करे, सारा तनाव, बेचैनी सब बाहर फेंक रहे हैं। लगातार अनर्गल बोले, लगातार। जापानी, इटालियन, सब कुछ। दस सेकेंड और। स्टॉप। अनुभव कीजिए, मन एकदम शांत हो गया है। ये मन कहीं दूर जैसे, और आप पहाड़ के ऊपर से देख रहे हैं अपने मन को। अब आंख खोल लीजिए। ये जो जिब्रिश ध्यान प्रयोग अभी आपने किया, इसको ओशो ने पूरी थेरेपी के रूप में विकसित किया। उसको कहते हैं नो माइंड थेरेपी, जो कि सभी साधक के लिए ओशो ने सुझाव दिया। जो भी ध्यान में गहरे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मील का पत्थर है, पड़ाव है। और ऐसी थेरेपी उन्होंने दी है। एक तो मिस्टिक रोज थेरेपी दी है उन्होंने। मिस्टिक रोज थेरेपी और भी गजब है। तो नो माइंड थेरेपी तो 7 दिन चलती है, उससे एकदम क्लीन हो जाता माइंड। और जो मन के भीतर जो भाव हैं आपके, एक और तल है भीतर। अभी मैंने शरीर की बात करी, दूसरी मन की बात करी, और तीसरा तल है आपके भीतर, वो भाव का है। मन और भाव में फर्क है। जैसे अगर आपका भाव हो रहा हो इस समय कि जैसे बेचैनी है मेरे भीतर है, चिड़चिड़ाहट है, तो मुझे इस चीज पे, कंप्यूटर पे भी चिड़चिड़ाहट आएगी, ये मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है उस पे भी चिड़चिड़ाहट आएगी, और ये दरवाजा मेरे लग गया उस पे भी, उसको मैं मारूंगा, खींचूंगा, और कोई लड़का चिल्ला रहा है उसके ऊपर भी। माने वो अलग अलग विचार अलग अलग आएंगे, सब क्रोध के उससे संबंधित
असल बात है कि हमारे भीतर की भाव दशा अगर प्रेम पूर्ण है, शांत है, तो हर चीज आपको शांतपूर्ण लगेगी। अगर आपके भीतर प्रेम का भाव है तो आपको वो व्यक्ति प्यारा लगेगा। आप कहेंगे कि उसमें प्यारा लगने जैसा क्या है, उसकी नाक तो अनुपात में नहीं है, वो तुम्हें इतना प्रिय क्यों लगता है? उसके भाव से कनेक्ट हो गए हैं आप, आपको हर चीज उसकी प्यारी लगने लगी। तो भाव उसके भी गहरे हैं। अभी आज भाव के शुद्धि और भाव की समृद्धता के लिए मैं आपको आज शायद फ्रेंडलीनेस डे है आज, क्या आज था कि कल था पता नहीं मुझे, फ्रेंडलीनेस डे है वगैरह। मैसेज तो आ रहे हैं सुबह से व्हाट्सएप में, लेकिन मालूम नहीं आ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं सभी मित्रों को मित्रता का भाव और प्रेम का भाव अपना अभिव्यक्त करता हूँ। मेरी मित्रता स्वीकार करें, मेरा प्रेम स्वीकार करें। तो ये आज जो संध्या सत्संग है हम लोग का प्रतिदिन होता है, तो आज उसकी थीम यही ली है, लव, रेडिएटिंग लव। ये उसमें मेडिटेशन होगा। पहली चीज तो है कि भाव शुद्धि, और दूसरी चीज है भाव शून्यता। उसके बाद ध्यान की गहराई में हम लोग जाते हैं। जैसे प्याज की परत दर परत होती है, पहली परत शरीर की, दूसरी मन की, तीसरी भाव की, और फिर तीसरे उसके भीतर आपका शुद्ध अवकाश है, भीतर आपका होना है। तो अपने केंद्र पर आप ध्यान के पहुंचते हैं। तो ये जो मिस्टिक रोज थेरेपी दी, वो ये भाव शुद्धि की है। उसमें हम दो कंपोनेंट मेन जो लेते हैं, वो एक हंसना है और एक रोना है, और तीसरा फिर अपने आप मौन गहन अपने अनुभव में आता है। एक तो मौन है कि मैं आपको कहूं कि आप चुप हो जाइए, आप ऊपर से तो चुप हो जाते हैं, भीतर तो भाव आपके विचार तरंगे पैदा करता रहता है, आपके विचार चलते रहते हैं। आप आंख बंद कर लेंगे, आपके एक विचार आया, दूसरा विचार आया। इस थेरेपी करने के बाद में जो पार्टिसिपेंट है, इतना गहन मौन अपने आप अनुभव करते हैं। और बहुत सरल सी थेरेपी इतना कैसे काम करती है, ये जो महसूस करते हैं पार्टिसिपेंट। हमने तो कई ऐसे लोग देखे हैं मिस्टिक रोज करते हैं, वो यही करते रहते हैं। ओशो ने तो कहा है कि ध्यान के लिए एक वो है, एक सीढ़ी है, एक थेरेपी है। तो ऐसा अभी मैं उसका एक कंपोनेंट मैं आपसे कहूंगा। अभी हंसी की बात आ रही थी, तो हंसना जो है शरीर के तल पे तो करता ही करता है। देखिए रिसर्च जो मैं, आप खुद ही गूगल पे सर्च करिएगा, लाफ्टर हेल्थ बेनिफिट, उसमें रिसर्चेज आ जाएंगी कि WBC 2 प्रकार की होती है, टी सेल, बी सेल। टी सेल का नंबर बढ़ जाता है, और बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है। और आज के टाइम में जब कोरोना का टाइम है, पर्सनल प्रोटेक्शन में आप ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दें। आपको कोरोना पॉजिटिव तो हो जाएंगे, लेकिन कोविड नहीं होगा। कोरोना पॉजिटिव होने और कोविड में फर्क है। कोरोना पॉजिटिव तो वो है जब आपने वायरस आपके एंटर कर गया, लेकिन इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस हिज डिजीज कोविड। तो आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा उससे, इम्यूनिटी। तो एक तो पर्सनल, दूसरा ये है कि वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बचाव ना करें कोरोना से, तो वो तो आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन ब्लॉक कर देंगे। अगर आप जो है अपना प्रोटेक्शन मास्क रखते हैं, आप सैनिटाइजर रखते हैं, आप दूरी रखते हैं, तो जो उसके वो हैं, आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो आप उसकी चेन को ब्लॉक कर देते हैं, तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक तो बचाव रखें अपना, दूसरा कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी के लिए पिछले उसमें सत्र में उन्होंने फूड्स की बात कही थी। बस एक चीज मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो प्रूवन अभी हमारे यहाँ रिसर्च हुई है, जो लेटेस्ट अभी पब्लिश हुई है, उसमें ग्रीन टी का जो मॉलिक्यूल होता है, वो वायरस के उस मॉलिक्यूल पे अटैच होता है जाके, जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जहां पे अटैच होता है, जो उसकी अटैचमेंट साइट है, वो सेम उसकी जो मॉलिक्यूलर जो टेक्नोलॉजी है जिससे वो इस देखते हैं फिटिंग,
तो ये परफेक्टली फिट हो रहा है ग्रीन टी का मॉलिक्यूल। ये आपके इसकी इंस्टीट्यूट इफेक्टिविटी में समय की देखिए। हुई है ये रिसर्च? हाँ रिसर्च है, गूगल में आप देख लीजिए, अभी पब्लिश हो गई है, ग्रीन टी एंड कोरोना कोविड देखेंगे आप उसमें, राइट। तो वो एरा मेडिकल कॉलेज से पब्लिश हुई है। तो वो बायोमोलिकुलर इंजीनियर है बेसिकली, वो डॉक्टर और उसके बीच का है वो पर्सन जो है, तो बहुत कौन सी साइंटिफिक ग्रीन टी अक्यूमेंट का है जिसने डॉक्टर वो स्वामी, पब्लिश करी है। कौन सी ग्रीन टी? ग्रीन टी तो बहुत तरह की आती है, तो कौन सी ग्रीन जी टी? जी, वो मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ। चाय में तो हम लोग दूध मिला लेते हैं, नींबू मिला लेते हैं, उससे इफेक्ट उसका चला जाता है। ग्रीन टी जो नॉर्मल जो ग्रीन टी मिलती है, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, इट शुड बी ग्रीन टी। राइट। नॉर्मल टी भी काम करती है अगर उसमें आप जो ना मिलाएं मिल्क और वो लेमन, उसका चिलेशन ना हो। तो जो ग्रीन टी है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बिल्कुल पैरेलल उसकी इफेक्टिविटी देखी उन्होंने। और भी चीजें देखी, हल्दी का भी देखा और दालचीनी का भी देखा। हल्दी की उससे कम बाइंडिंग है और दालचीनी की उससे कम है। तो अगर आप ये ग्रीन टी जो है लेते रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इससे तो हो ही जाएगी पक्का। तो ये आप, एक तो है अपनी इम्यूनिटी के लिए, तो सबसे पहली चीज है जो हंसने का है, सबसे सही टाइम सुबह का है। सुबह आप जो भी कर लेते हैं वो पूरा दिन छाया रहता है। आप कोई गाना सुन ले पूरे दिन हॉन्ट करेगा। आप सवेरे अगर लड़ लें झगड़ लें, और सवेरे हम करते क्या है, सबसे पहले तो अखबार पढ़ते हैं अपना, जो कि एकदम निगेटिव चीजों से भरा हुआ है। तभी जाके आदमी को होश आता है, ऐसे एकदम सुस्त था, और जब उसको लगा कि ये 100 लोग मर गए और 10,000 केस बढ़ गए, तो उसकी एकदम नींद खुलती है। तो ऐसे हमारे दिन की शुरुआत होती है निगेटिव चीजों से, वो अगर छाई रहती है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। आदमी अपनी निगेटिव चीज ऑफिस में दूसरे के दिमाग में डालता है। हम दूसरे को एक हैंगर की तरह यूज करते हैं, अपनी जो खबर पढ़ के आया वो दूसरे को सुनाएगा। तो ऐसे हम एक दूसरे का डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपके मन में कूड़ा माने घर में अगर कोई कूड़ा कचरा फेंक दे तब तो हम नाराज हो जाएंगे। मन में अगर हमारे कोई कूड़ा कचरा फेंकता है तो हम तो बड़ा अहोभाव कहते हैं कि हाँ भाई फेंको। तो मेंटल हाइजीन ऐसा कंसेप्ट नहीं है। शरीर को तो हम रोज नहाते हैं, लेकिन भीतर मन के जो है उसकी स्वच्छता का कोई ख्याल नहीं है। बर्तन को तो हम भीतर से ज्यादा मांजते हैं, बाहर तो ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन भीतर से ज्यादा मांजते हैं। मन की जो सफाई है, तो मन की स्वच्छता, ये एक कंसेप्ट ओशो का है, जो उन्होंने अपने शिविर में ध्यान सूत्र एक जो प्रवचन माला है जिसकी मैं बात कर रहा था, पहली चीज उन्होंने कही कि साधना की पहली सीढ़ी शरीर, सम्यक निद्रा, सम्यक भोजन और सम्यक व्यायाम की बात करी। दूसरी बात मन शुद्धि की बात करी। तीसरी बात भाव शुद्धि की बात कही उसमें। तो जो ये 3 बातें हैं, इसके बाद जो है तो वो तो आपने अपना काम कर दिया, फिर तो ऊपर से परमात्मा से ही होगा, वो तो फिर गुरु की कृपा है। तो अपनी तरफ से आप ये भाव शुद्धि जो करते हैं, तो आप हंस लेते हैं सवेरे, खुल के हंस ले, अभी हंस लीजिए। हंसने के लिए कोई समय, कोई टैबलेट का थोड़ी ना है कि जो है मॉर्निंग में लेनी है एम्प्टी स्टमक। टैक्स भी नहीं क्या लगता कह इस रहे पे? हैं, कोई मित्र कुछ कह रहे हैं? टैक्स भी नहीं लगता इस पे, टैक्स फ्री है हंसना। हाँ टैक्स फ्री, सबसे मजे की बात, हर चीज का तो यहाँ पे पैसा है, ये चीज फ्री है। हाँ, तो मैं कहूंगा एक बार खुल के हंस लें, ठाका हो जाए। अब हमने कहा ठाके के लिए, आप कह रहे हैं कि भाई जो है ऐसे कैसे हंस लें। अगर आप जो है अगर ऐसे बैठे हैं कोई उदास गंभीरता में, तो कोई गंभीर को नहीं पूछता कि क्यों गंभीर हो। अगर कोई खिलखिलाए हंसे तो पूछेंगे भाई क्या बात हो गई, सब ठीक है। तो ये चीज हमारे मन में ऐसा जो, तो मैं एक मुल्ला नसरुद्दीन का जो ओशो जोक सुनाते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मुल्ला नसरुद्दीन जो है
अच्छा, फिर उसके बाद आप हंस लीजिएगा, हैं? थोड़ा सा मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ हंसने के लिए, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हंस लीजिएगा, वो चुटकुले में कुछ भी नहीं है। तो हुआ क्या कि मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो फोटो खिंचाने गया, एकदम गंभीर उदास, जैसे पूरे जिंदगी का बोझ उसके, जैसे हम सभी के भीतर होता है कि ऐसे चेहरा लटकाए जो है गया वो फोटो खिंचाने। तो फोटोग्राफर ने कहा कि महानुभाव, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आप मुस्कुरा दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। 1 मिनट जरा बस फोटो खींच लेने देने दे, मुस्कुरा दें। तो मुस्कुरा दीजिए तो फोटो उतर जाए। तो मुस्कुराया, तो फोटो खींच ली। फिर फोटोग्राफर ने कहा अब आप वापस पहले जैसे हो जाइए। तो ऐसा जो है हम लोग का दृष्टिकोण हो गया है कि फोटो खिंचाने के लिए मुस्कुराते हैं, सेल्फी के लिए करते हैं हम तो अभी आप जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा हंस लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ती है। और साथ में आपको बताएं, आप ये भी रिसर्च उसमें पाएंगे कि जो आदमी पेट से खुल के हंस लेता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। ये स्वामी जी, हार्ट की इंटरनल जॉगिंग है, आपके कोलेट्रल खुल जाते हैं। ये बात तो बहुत सही है। हंसने से हमारी सारी आर्टरीज एक्टिव रहती हैं, राइट? यस, हाँ बिल्कुल। तो एक बार खुल के हंस लेंगे, और अब हंसने के लिए जो है, अब ये मजा है कि ऐसे कैसे हंसे। तो अब मैं एक टेक्निक बताता हूँ। मजे की बात यह कि अभी हमें टेक्निक चाहिए हंसने के लिए। देखिए, हंसने में क्या है कि ऐसे खड़े हो जाएंगे। देखिए, सभी लोग अगर खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाइए। ऐसे कमर पे हाथ रख लेंगे, कमर पे हाथ रख के हंसते हुए पूरा पीछे जाएंगे और सांस लेने के लिए आगे आ जाएंगे। देखिए, ऐसे कमर पे हाथ रखेंगे और हंसते हुए पूरा पीछे जाएंगे। यस, हाँ, कमर पे हाथ रख के पूरा पीछे जाइए। दस सेकंड के लिए और हंस लीजिए। ये हंसने का सेशन स्वामी जी हो जाइए। ये हंसने का सेशन स्वामी जी लंबा होना चाहिए। हाँ, ये बात है, यही अनुभव में आता है। आपको मैं बताऊं, जो मिस्टिक रोज की मैं बात कर रहा हूं, ये जो है जो सत्र चलता है 3 घंटे का, आप कहेंगे 3 घंटे हंसना है, कम पड़ जाते हैं। हंसी और भीतर से हंसी को ले आती है। हमारे भीतर जैसे कोई पत्थर रखा हो, एकदम झरने खुल जाते हैं जैसे भीतर से। तो बहुत डीप क्लींजिंग की ये विधि है। तो हंसना, फिर उसके बाद जो है दूसरा फिर चरण इसमें अपने आप आता है। अगर ये उसके भीतर रुदन का है लेयर जो है, अगर कोई बच्चा हंस रहा होता है खूब खिलखिला के बच्चा, तो माँ जानती है कि अब ये रोएगा, वो लेयर उसके जस्ट नीचे है। तो इसमें हम लोग पाते हैं थेरेपी में, अभी 7 दिन पूरे भी नहीं हुए, 7 दिन हंसने का है चरण पहले का, तो अभी दूसरा चरण दूसरा आया भी नहीं है, और जो है आंसू आने लगते हैं। तो दूसरे चरण में पूरा जो है रुदन का है
कि अलाउ योर सेल्फ टू क्राई, और उससे बहुत पीड़ा, बेचैनी, दर्द सब बह जाता है। तो ये दूसरा चरण जो है वो है रुदन का, अपने उदासी की भाव दशा में रहना। उस समय कोई जोक्स नहीं, कोई हंसना नहीं, आपने को उदासी को आत्मसात करना। तो एक तो भाव दशा है सुख की, और एक है दुख की, और एक तीसरी है शांति की। वो तीसरी है जो शांत आनंद की दशा है, वो सुख नहीं है। सुख तो ऊपर ऊपर रहता है। तो एक बार आप अपने स्वीकार कर लेते हैं, अपने उदासी में भी गहराई है जो सुख में नहीं। सुख में तो उथलापन है, गहराई है, एक डेप्थ है, जो उसको आप पूरे स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर गहन मौन में अपने आप प्रवेश होता है। और मैंने तो देखा है कि ये जो तीसरा हफ्ता है पूरा हो जाता है और लोग कहते हैं कि बस हमें तो इसी भाव दशा में रहना है। जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहां ये ऑफर होती है, लोग कहते हैं अभी मुझे और रहने दें इसमें। इतना रस भीतर, जिसको लोग कहते हैं, जो बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर है, किसी बाहर की परिस्थिति में नहीं, तुम्हारे अपने भीतर आनंद के झरने हैं, उससे अनुभव में आते। तो ये मिस्टिक रोज थेरेपी उन्होंने दी, और तीसरी दी उन्होंने बॉर्न अगेन। पहली दी नो माइंड, तीसरी दी मिस्टिक रोज, और दूसरी मिस्टिक रोज, तीसरी बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन में एकदम बच्चे जैसे सरल हो जाते हैं, छोटे बच्चे जैसे, बिल्कुल बालवत। बच्चे और एडल्ट की बॉडी में फर्क है। बच्चा जो है स्मॉल एडल्ट नहीं है, उसकी फिजियोलॉजी अलग है, उसकी बायोकेमिस्ट्री अलग है, उसमें कौन सी दवा कैसे काम करती है, क्या इन्फेक्शन हो, बिल्कुल अलग फिजियोलॉजी पैथोलॉजी। तो बच्चे जैसी लोच जो है वो मन की उस भाव दशा से आती है। आपने खुद ही देखा होगा, जो आप कह रहे थे डॉक्टर संदीप, कि ऐसे लोग आपने देखे जो मतलब अपनी एज से 10 साल बड़े लगते हैं, और जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एज से छोटे लगते हैं। उन्होंने अपने बालवत जो अपना भोलापन है, इनोसेंस है, उसको बना के रखा, उसको उजड़ने नहीं दिया। उस मतलब दे हैव कंसीडर्ड इज प्रीशियस। तो वो जो है हाउ टू रीलिव योर चाइल्डहुड, वो है बॉर्न अगेन थेरेपी। तो ये तीन जो थेरेपीज दी हैं, जो ये किसी मित्र ने, प्रीति ने लिखा है, बॉर्न अगेन, मिस्टिक रोज एंड जिब्रिश, दीज आर थ्री थेरेपी। हाँ, जिब्रिश को ही नो माइंड कहते हैं। तो नो माइंड, मिस्टिक रोज और बॉर्न अगेन, ये तीन जो थेरेपी हैं वो एक यूनिक चीज है ओशो के सिस्टम में, जो कि मैं पाता हूं जैसे और ट्रेडिशनल कंटेम्परेरी सिस्टम है, वो आज के समय के अनुसार जो है वो तभी रुकेंगे जब वो आज के मनुष्य के जो लाइफ स्टाइल है उसमें, अब आज के आदमी के पास इतना समय नहीं कि गुरुकुल में जाके आश्रम में रहे, कि जंगल में रहे, कि जो है अधिक समय साधना के लिए दे सके। पहले का समय था कि जब धीमे धीमे सब कार्य होता था, बैलगाड़ी का जमाना था। अब जो है वो फास्ट तेज है कि आप जो है आज आपने खाना ब्रेकफास्ट किया दिल्ली में, और आपकी फ्लाइट रुकी लंदन में, लंच किया आपने, फिर वो लैंड की न्यूयॉर्क में, आपने डिनर किया, फिर अगली फ्लाइट से अगले दिन सुबह आ गए आप वापस दिल्ली, और फिर डायरिया यहाँ दिल्ली में। सब काम तुरंत हो रहा है, मतलब कोई देरदार का मामला नहीं है। तो साधना पद्धति भी वही रुक सकेगी आज के टाइम में जो कि मॉडर्न मैन पे फिट इन होती है, जो उसको अभी वो करे और अभी उसका अनुभव में आ जाए उसका परिणाम। पहले का टाइम था कि आप साधना करें, जन्म जन्म की बात है, इस जन्म में आप साधना करेंगे, अगले जन्म में परिणाम, अगले जन्म का कुछ पता नहीं है, जो है यही जन्म। तो ये जो है ओशो की यूनिक गिफ्ट है, थ्री थेरेपीज। तो ये भाव शुद्धि से भाव शून्यता फलित होती है, और उससे हमें भीतर के जो कहना चाहें इसको आप परमात्मा का अनुभव या
भगवान का या जो भी नाम आप देना चाहें अस्तित्व का, बुद्ध ने तो कहा कि शून्यता, नथिंग, शून्यता तो महावीर ने कहा थोड़ा पोलाइट होके, और बुद्ध ने तो कहा कि ये दिए का मिट जाना है, निर्वाण, मुक्त हो जाना है, जैसे फ्लेम बुझ जाती है। तो ये अलग अलग लोगों के अनुभव, उनके एक्सप्रेशन अलग अलग हैं, एक्सपीरियंस एक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अनुग्रह। थैंक यू स्वामी जी, समय का पता ही नहीं चला और इस समय में आपने हमें 4 तरह की डिफरेंट मेडिटेशंस भी करा दी। और जैसे कि शुरू हम विपासना से किया, फिर हमने हमिंग किया, कैथारसिस किया, और मैं लास्ट में आपको मुबारकबाद देता हूं, आपका जो ये सुंदर प्लेटफॉर्म बना है सर, जो ये इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म बनाया स्पिरिचुअल डॉक्टर्स का। मेरी जो दृष्टि है वो डॉक्टर्स 2 कैटेगरी में आते हैं, एक तो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स और एक इनकम्प्लीट डॉक्टर्स, इग्नोरेंट डॉक्टर। 2 ही क्लास है बस। एक जो आदमी को पूरी समग्रता में स्वीकार करते हैं, बॉडी माइंड स्पिरिट, और तीसरे की बॉडी ही सब कुछ है, माइंड ही सब कुछ है। तो ये जो है आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो मुझे इतना, मैं खुश हूं कि ये स्पिरिचुअल डॉक्टर्स का एक ही आपने इतनी सुंदर पहल करी है। धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका स्वामी जी। आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आज हमें लगभग 1.5 घंटा हो गया और समय का पता नहीं चला, और हम सोच रहे थे अभी सेशन अभी भी शुरू हुआ है। और जो आपकी जो लाइवली नेचर है, जिस तरह से आपने हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इतने सरल भाषा में सरल तरीके से समझाया है, ये बहुत लंबे समय तक हमें याद रहेगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, यूजली हम अपने सेशन में लास्ट में मेडिटेशन करते हैं, और आपने 4 मेडिटेशन लगातार, मतलब हमें इकट्ठी विपासना, हमिंग, कैथारसिस और लाफ्टर कराई। जैसे डॉक्टर सौरभ से मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूँ, उन्होंने बोला अभी लाफ्टर थेरेपी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी। और आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं ओशो आश्रम में बैठा हूँ आपको साथ में सुन के। और मैं भी अपनी बात शेयर करूंगा। जो बुक है मेडिकेशन टू मेडिटेशन, ये मुझे किसी दोस्त ने गिफ्ट की थी। उस समय मैं एक अच्छे दौर से नहीं गुजरा था। अच्छा। और उसने ऐसे ही, उसको लगा इस आदमी को ये बुक देनी चाहिए, तो उस समय ये बुक मेरे हाथ में आई थी। और काफी समय तक, जब आपका, मेरे को ये मानता हूँ, जब आपको ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय आप उसको सबसे कम यूज करते हैं। तो बुक उस समय काफी देर तक पड़ी रही वो टेबल के ऊपर, और जब उठाई तो उसके बाद जो मेरा जीवन है वो सेम नहीं रहा। और बहुत ही पाथ ब्रेकिंग बुक है मेडिकेशन टू मेडिटेशन जी। उसका एक अंश में 4 मिनट का है, क्या मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ? ये सर समय अपना है, बिल्कुल सर। हाँ, 4 मिनट का उसका अंश है जो सबसे महत्वपूर्ण, वो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ अभी। डॉक्टर सौरभ जगत स्वामी जी का वीडियो का एक सवाल आया है जूम पे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या ध्यान से ठीक हो सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन, मैं शुरू कर रहा हूँ, ये 4 मिनट का हो जाता है। जी सर। जी कर दूं? हाँ प्लीज। यस स्वामी। अच्छा। आदमी को स्वस्थ कर देने से जिंदगी ज्यादा सुखी हो जाएगी, लेकिन ज्यादा अभय नहीं होगी। अभय तो सिर्फ एक ही स्थिति में, फियरलेसनेस एक ही स्थिति में आती है कि मुझे भीतर पता चल जाए कि कुछ है जो मरता ही नहीं, उसके बिना कभी नहीं हो सकता। तो ध्यान उस अमृत का बोध है। वो जो मेरे भीतर है वो कभी नहीं मरता है, और वो जो मेरे बाहर है वो मरता ही है। इसलिए जो बाहर है उसकी चिकित्सा करो कि वो जितने दिन जिए सुख से जिए, और वो जो भीतर है उसका स्मरण करो कि मृत्यु भी द्वार पर खड़ी हो जाए
तो भय न कपाते। भीतर ध्यान, बाहर चिकित्सा, चिकित्सा शास्त्र को परिपूर्ण शास्त्र बना सकते हैं। तो मेडिसिन और मेडिटेशन को मैं एक ही शास्त्र के दो छोर मानता हूं, जिनके बीच अभी कड़ियां नहीं जुड़ पाई, लेकिन धीरे 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 करीब बात आ रही है। आज तो अमेरिका के सभी विकसित अस्पतालों में एक हिप्नोटिस्ट का होना जरूरी हो गया, लेकिन हिप्नोसिस मेडिकेशन नहीं है, पर यह अच्छा कदम है। ये इस बात की स्वीकृति है कि आदमी की चेतना के साथ सीधा कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ शरीर के साथ करना पर्याप्त नहीं। आज हिप्नोटिस्ट आएगा, मैं मानता हूं कल अस्पताल में मंदिर भी आएगा, वो पीछे आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। हिप्नोटिस्ट के बाद एक डिपार्टमेंट योगी का भी हर अस्पताल में आ ही जाएगा, आ ही जाना चाहिए। तब हम पूरे व्यक्ति को ट्रीट कर पाएंगे। शरीर को चिकित्सक फिक्र कर ले, उसके चित्त को साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट फिक्र कर ले, उसकी आत्मा की फिक्र योग कर ले। जिस दिन अस्पताल इस तरह पूरे मनुष्य के व्यक्तित्व को एज ए होल, एज ए टोटलिटी स्वीकार करके चिकित्सा करेगा, मैं मानता हूं वो मनुष्य के जीवन में बड़े मंगल का क्षण होगा। ऐसा मंगल का क्षण करीब आए, इस दिशा में आपसे सोचने की प्रार्थना करता हूं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इससे अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार। ओशो का ये वीडियो पूरा हो गया। ये IMA में जो ओशो ने दिया था ये पुस्तक के, तो ये उसका ही लेक्चर का जो आखिरी 4 मिनट का अंश है। पूरी टॉक है ये, तो वो मैं आपको प्रेषित कर सकता हूँ, आपके जो भी नंबर है, जो ग्रुप है उसमें। स्वामी, डॉक्टर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो भी हमारे डॉक्टर्स आते हैं, तो आप भी उसी ग्रुप में, इसके बाद हम आपको ऐड कर लेंगे। तो एक काफिला है जो शुरू हुआ है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। बहुत संभावना है इसकी, और इसी की संभावना है। जी स्वामी, जी स्वामी। और अपने दोस्तों को मैं अपने जो नेक्स्ट वीक के जो स्पीकर है उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक के जो हमारे स्पीकर हैं वो है डॉक्टर निधि गुप्ता। शी इज ए रेडियोलॉजिस्ट और वो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं। नेक्स्ट वीक हम उनके साथ में मिलेंगे। स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमें जो इतनी गहरी बातें इतने सिंपल ढंग से आपने बताई, वो दिल में, हृदय में जुड़ गई है। और हम चाहेंगे आप हमारे जो ये प्लेटफॉर्म है फिर से उस पर एक बार फिर से आए, क्योंकि बहुत सारे मित्रों का फिर से चैट बॉक्स में आ रहा है। स्वामी जी, फिर आपका कब सेशन होगा, कब इस तरह से हो, आप हमसे मिलेंगे? तो अपने दोस्तों से हम कहना चाहते हैं, जो भी आप स्पीकर्स को चाहते हैं दोबारा आए, तो 6 मंथ के बाद हम फिर उनको रिपीट करते रहेंगे। डॉक्टर सौरभ। डियर फ्रेंड्स, हमारे ऑडियंस, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ धैर्यपूर्वक जुड़े रहे अंत तक। हर संडे 11:11 पे हम एक नए मेडिकल डॉक्टर को लेकर आते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में कुछ काम कर रहे हैं। अगले संडे पंजाब से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि गुप्ता आएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं, उसका लिंक जूम में आपको दे दिया गया है चैट बॉक्स में। आप उसके माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। ये एडमिन ओनली ग्रुप है, तो आपको इस पे ज्यादा क्लटर नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन और प्रोग्राम से रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड 1-2 पोस्ट आएंगे। और सोशल मीडिया पे हम 2 प्लेटफॉर्म पर हैं, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। अभी जो सेशन हमारा हुआ ये साथ ही साथ फेसबुक पे लाइव हुआ है। तो ये अगर आप ये इस प्रोग्राम को दोबारा देखना चाहते हैं या अपने किसी मित्र को दिखाना चाहते हैं, तो वहां से आप लिंक ले सकते हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर भी कर देंगे। और इसको प्रॉपर एडिटेड वर्जन थोड़ा सा हम यूट्यूब पे कुछ दिनों के बाद लाते हैं, तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, लेकिन ये 3 से 5 दिन के बाद आएगा। आप जुड़े रहिए। बहुत सवाल आए हैं, हर सवाल का जवाब यहाँ पे देना संभव नहीं होता है।
फ्लो में स्पीकर को हम बीच में नहीं रोक सकते। हमारा जो सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ, उसमें मैसेंजर में जाकर आप मैसेज में अपना सवाल दे सकते हैं। जो भी आपका सवाल है हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले संडे 11 बजे 11:11 पे हम फिर मिलेंगे। साथ साथ एक आग्रह और करना चाहूंगा मेरे दोस्तों से, दर्शकों से, आपके आसपास ऐसे ही हो स्वामी जी तरह लोग हों जो इस तरह से बाकी जो दर्शक है उन तक पहुंच सके, तो उनका भी हमें एक लिंक भेजिएगा, उनका नाम भेजिएगा, हम उनसे बात करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, हम यहाँ बैठ के, मेरे लिए ऐसा होता है हर संडे एक मेडिटेशन होता है, बहुत डीप मेडिटेशन होता है जब सुनते हैं, और मेरा ये मानना है हर एक लिसनिंग के बाद आदमी सेम नहीं रहता, हर पल के बाद सेम नहीं रहता, लेकिन इस तरह की जो बातें होती है, इस तरह के जो प्रवचन होते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहती है, धीरे धीरे वो चेंज होनी, ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। स्वामी जी एंड में फिर आपको हम धन्यवाद करते हैं स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ की तरफ से। मैं डॉक्टर संदीप जोत और मेरे साथ डॉक्टर सौरभ रंजन। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक्स, हैप्पी टू कम।